जय हिंद दोस्तों। बहुत ही अच्छी खबर है कि चंद्रलोक भवन में 8वां वेतन आयोग को बिल्डिंग मिल गया। जी हाँ दोस्तों, यानी ऑफिस मिल गया। ये बहुत भी अच्छी खबर है। 2 महीना बीत चुके हैं और 2 महीना बीतने के बाद 16 महीना का वक्त बच गया है रिपोर्ट तैयार होने में। जी हाँ दोस्तों, यानी सरकार ने साफ बोला था कि 18 महीने का समय लगेगा रिपोर्ट बनाने में, उसके बाद आगे 6 महीना और लगेगा सिफारिश को लागू होने में, तो टोटल 2 साल का वक्त समझ लीजिए। लेकिन ऑफिस तक अभी तक नहीं मिला था। ये भी संशय था कि कितना दिन और लगेगा, लेकिन फाइनली देर आए दुरुस्त आए। चंद्रलोक भवन दिल्ली में 8वां वेतन आयोग को ऑफिस मिल चुका है और ये जानकारी पूरे सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है। जहाँ दोस्तों सरकार के तरफ से भी नोटिफिकेशन आ चुका है। शिव गोपाल मिश्रा को 25 फरवरी 2026 को बैठक है। स्टाफ साइड जो NCJCM के जितने लोग हैं ये सभी लोग बैठक करेंगे 8वां पे कमीशन के साथ। जहाँ दोस्तों प्रपोजल भी तैयार है, पोस्टल विभाग का प्रपोजल जो सभी जगह चल रहा है कि मिनिमम लेवल 1 के कर्मचारियों को 18,000 7वां वेतन आयोग को मिलता था, अब उसको 3 गुना बढ़ाकर 54,000 सैलरी हो जाएगा। यानी प्यून चपरासी भी 50,000 सैलरी पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये खबर चल रहा है। ये सिर्फ प्रपोजल मात्र है जो कि पोस्टल विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा फैमिली यूनिट बढ़ाने की भी बात कही गई है कि जो 3 फैमिली यूनिट है उसको 5 किया जाए और लेवल को मर्ज किया जाए, और बहुत सारी चीज़ें उसमें डिमांड किया गया। पुरानी पेंशन का भी बहाली का मुद्दा उसमें डाला गया है। अब सरकार के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। जो रिपोर्ट बनाएंगे, जो स्टेक होल्डर से सारा डाटा कलेक्ट करेंगे, उनके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जबकि आपको बता दें सख्त निर्देश है सरकार के कि 18 महीने में रिपोर्ट तैयार कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि डिजिटल युग में सरकार चाहती तो इसे 10 महीना पहले जब जनवरी 2025 में 8वां वेतन आयोग गठन की मंजूरी मिला था, उस समय से अगर काम करती तो अभी तक फाइनल स्टेज में होता ये रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी शुरुआत हुआ है। तो अब रंजना प्रकाश देसाई आपको पता ही होगा, उनका चेयरपर्सन है। यानी सब फर्स्ट टाइम ऐसा है कि 8वां वेतन आयोग में किसी फीमेल पर्सन को दिया गया। उम्मीद करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छा करे वो, ताकि दुनिया उनको याद रखे। और सरकारी कर्मचारी टकटकी निगाहें से देख रहे हैं कि आखिर हमारा वेतन आयोग में कहां तक बढ़ोतरी हुआ, कहां तक क्या हुआ, क्या चल रहा है दिन दुनिया में। ये भी उनको चाहना जायज़ है और इसीलिए हम लगातार वीडियो बनाते रहते हैं और पेंशन से रिलेटेड चीज़ें जब भी आती है, अपडेट आती है, तो हम आप लोगों के सामने लाते हैं। तो ऑफिस बिल्डिंग चंद्रलोक भवन में मिल गया है 8वां वेतन आयोग को। ये बहुत बड़ा खुशखबरी है। इसे शेयर कर दें, सभी कर्मचारियों तक पहुंचा दें। जी हाँ दोस्तों, ये कर्तव्य भी है आपका सभी कर्मचारियों तक पहुंचाना, ताकि सभी कर्मचारियों को पता चल सके कि 8वां वेतन आयोग का ऑफिस मिल गया है। अब वो काम करना शुरू कर दिए हैं, रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दिए हैं। यानी स्टेक होल्डर से, राज्यों से सारा डाटा लेंगे, देश विदेश से सारा डाटा लेंगे और गहन अध्ययन के बाद फिर से 8वां वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स तैयार किया जाएगा। जिस तरह से 7वां वेतन आयोग का 2.57 फिटमेंट फैक्टर बढ़ा था, इस समय भी उम्मीद किया जा रहा है कि 2.5 से 3 के बीच में फिटमेंट फैक्टर देना होगा सरकार को, तभी जाकर सरकारी कर्मचारियों के साथ जायज मांग होगी। जी हाँ दोस्तों, जायज न्याय होगी। हम तो बोलेंगे कि ये शब्द का यूज करिए, न्याय। पुरानी पेंशन बहाली नहीं हो रहा, इस तरह से सरकार हम सरकारी कर्मचारियों के लिए अन्याय कर रही है, जो कि न्याय सरकार को करना चाहिए। ये संवैधानिक हक है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल रखा। लगातार हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सजग करते रहते हैं। तो 2 चीज़ें चल रही है फिलहाल। 8वां वेतन आयोग का गठन जो है, अब रिपोर्ट तैयार होना शुरू हो गया है। अब सारा राज्य कहां तक मानेगा, ये भी बहुत बड़ा बात है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई भी रिपोर्ट जब तैयार होगा तो आप फिटमेंट फैक्टर 3, 4, 5 दे दें, ताकि राज्यों को भी इसका समझना पड़ता है। राज्यों को भी वित्तीय चीज़ को सलाह लेना पड़ता है कि राज्य उतना देने में सक्षम है कि नहीं। क्योंकि जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी वही वेतन आयोग लागू होगा। बाद में वो लोग भी लागू करेंगे, तो उनका भी जो है डाटा लेना पड़ता है, उनका भी सहमति लेना पड़ता है। और ये सब चीज़ें 8वां वेतन आयोग जब गठन हो गया है तो ये चालू हो गया है। जी हाँ दोस्तों,
अब सभी स्टेक होल्डर से भी इनपुट्स लिए जाएंगे। प्रपोजल ऑलरेडी तैयार है, एनसीजेसीएम का सारा प्रपोजल तैयार है, फिटमेंट फैक्टर सब कुछ तैयार है। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा भी इसमें जोड़ दिया गया है एनसीजेसीएम के द्वारा। इस तरह से कह सकते हैं कि जो एनसीजेसीएम के आपको जो एआईआरएफ के अध्यक्ष है शिव गोपाल मिश्रा ने साफ तौर पर चिट्ठी भी लिख दिया है सभी को कि सभी को वहां पर प्रेजेंट रहना है और मीटिंग में शामिल होना है, अपना प्रपोजल सरकार के सामने पेश करना है। और ये प्रपोजल अगर सरकार मान लेती तो सरकारी कर्मचारियों के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का पॉकेट में जब पैसा आएगा तभी जाके वो मार्केट में खर्च कर पाएंगे और देश की आर्थिक स्थिति और भी अच्छी तरीके से चलेगी, मजबूत होगी। और हम तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन अपने देश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ कमी है और उसको कमी को मोदी जी से अपील करते हैं कि उसको दूर किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़रूरी है। जब मोदी जी और देश का पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए सभी को जब पुरानी पेंशन मिल रही है तो फिर सरकारी कर्मचारियों को देने में क्या दिक्कत है, ये चीज़ पर भी सरकार को सोचना चाहिए। स्पष्ट रूप से इसमें दखल प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए ताकि देश भर के तमाम सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस बहाल से हो सके। अभी कुछ दिन पहले सीआरपीएफ का मामला चल रहा था जहां पर 19 जनवरी 2026 को सुनवाई होना था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन किसी कारणवश ये प्रोसीड्यूरल डिले हो गया, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा वहां पर आया ही नहीं। तो अब हो सकता है आगे का डेट भी दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में इसका सुनवाई होना है, सीएपीएफ को ओपीएस बहाली करना है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ऑलरेडी दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 में ही आदेश दे दिया था कि सीएपीएफ जवानों को भी ओपीएस बहाल कर दिया जाए, क्योंकि ये भी संघ के सशस्त्र बल में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीजें हैं और सीएपीएफ को ओपीएस मिलेगा, ये इस बात को आप मान लीजिए। अर्धसैनिक बल को भी सारे अर्धसैनिक बल को ओपीएस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और आज मिले या कल मिले, भले लेट होगा लेकिन मिलेगा, एकदम 100% मान के चलिए। देश के सभी कर्मचारियों को भी ओपीएस मिलेगा, लेकिन आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से 20-22 साल से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी और जोर तरीके से एक साथ होना होगा। सभी कर्मचारियों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा और ओपीएस सरकार से लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक बात आप मान के चलें कि जब कर्मचारियों में फूट होगा तो आपका आवाज़ ज़्यादा ऊंचा तक नहीं जा सकता, ज़्यादा आपका आवाज़ उठेगा नहीं, आपका मुद्दा ज़्यादा नहीं बनेगा। इसलिए कर्मचारियों को ओपीएस के मुद्दे पर एक साथ आ जाना चाहिए। चाहे किसी भी कर्मचारी संगठन हो, कितने भी डिफरेंस टाइप का संगठन क्यों न हो, सबको एक साथ ओपीएस बहाली के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। इसमें होता क्या है, कुछ संगठन सरकार के साथ चली जाती है, कुछ संगठन यूपीएस को सपोर्ट कर देती है, कुछ संगठन एनपीएस को सपोर्ट कर देती है, कुछ संगठन ओपीएस को लड़ाई लड़ती है। तो इस तरह से आपसी बिखराव के कारण ही आज तक इतना डिले हो पाया है। और इस चीज़ को सभी को समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ आपका लड़ाई नहीं है, आने वाले पीढ़ियों का भी लड़ाई है। ये बात हम बार बार बोलते हैं कि आप अपने ओपीएस लेने भर से मतलब नहीं है, ये आपका बेटा बेटी, पोता, नाता नाती सबके लिए जरूरी है। आने वाले पब्लिक, जितने भी पब्लिक हैं जो भी सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, उनके लिए पेंशन जरूरी है। और ये जीवित पेंशन जीने का आधार है, ये जीवित पेंशन इसको बोला जाता है। पेंशन, पुरानी पेंशन को जीवित पेंशन बोला जाता है, जो रिटायरमेंट के बाद, जब आप रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्ति होते हैं, उसके बाद सम्मान से जीने के लिए सबसे बुढ़ापे की लाठी अगर कोई पेंशन है तो वो पुरानी पेंशन है, जो कि बनाया गया था, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में बंद कर दिया था। एनपीएस लेकर चले आए थे, जो कि उनका कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जीवन काल का सबसे बेकार डिसीजन हुआ, क्योंकि पेंशन वो खुद लेकर इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन देश भर के तमाम कर्मचारियों के दिल में एक बुरा कह सकते हैं ठोस पहुंचाकर चले गए। जी हाँ दोस्तों, तो जो चीज़ें होनी थी हो गई, अब आगे लड़ाई लड़नी है, पुरानी पेंशन बहाली करवाना है और सभी को मिलकर एक साथ कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाने हैं। ओपीएस बहाली के लिए सरकार से लगातार सभी संगठन अपने अपने तरीके से प्रयास करें और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर सभी को शामिल होना चाहिए, जो कि सामाजिक न्याय की गारंटी देता है, उस पेंशन के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। और ये आप अब नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, लेकिन कर्मचारी लोग आपस में फूटे हुए हैं, इसी के कारण इतना लेट हुआ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो के माध्यम से सभी तक ये संदेश जाएगा कि कर्मचारी को एक होना है, ओपीएस बहाली के लिए लगातार आवाज़ उठाना, पर डे आवाज़ उठाना। ये ऐसा नहीं कि आप एक दिन आवाज़ उठा दिए बाकी दिन सो गए, आपको पर डे कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर लिखना, अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से, अपने ट्विटर्स के माध्यम से, अपने जब आपके हाथ में ही मीडिया है तो फिर क्या कहने, कुछ भी लिख के पुरानी पेंशन के बारे में जरूर लिखिए और हर एक कर्मचारी एक दूसरे को शेयर जरूर करे, ताकि जो चीज़ें हैं, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा पूरे देश भर में फैल जाए
और जितना ज़्यादा ये मुद्दा फैलेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, सभी के लिए, और देश भर के तमाम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल हो। ये चीज़ कई बार हम बोले कि ज़्यादा ज़्यादा एक दूसरे को शेयर करें। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।